हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंगोदिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सेट्स पार्ट 3 अलजेब्रा ऑफ सेट्स। सेट के 2 टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं और उसका तीसरा पार्ट आज पढ़ेंगे। ओके, आज हम शुरुआत करते हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स से। तो अलजेब्रा में इसके सेट के जो लॉज हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इनमें सबसे पहला है आइडेम्पोटेंट लॉज। तो फॉर एनी सेट ए यूनियन ए इक्वल टू ए। नंबर सेकंड है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। तो यहाँ पर इसको हम इस टाइप से प्रूव कर सकते हैं। यदि अपने पास में कोई सेट है ए और ए की वैल्यू हम लें ए कोमा बी कोमा सी, तो अगर ए को 2 बार लिखें यानी कि ए यूनियन ए, तो ए यूनियन ए की वैल्यू ये होगी ए कोमा बी कोमा सी यूनियन ए कोमा बी कोमा सी, और इसकी वैल्यू वापस से यही आ जाएगी ए कोमा बी कोमा सी, यानी कि ए यूनियन ए की वैल्यू होगी ए। और इसी टाइप से जब हम ए इंटरसेक्शन ए लिखेंगे तो इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन वाले जो एलिमेंट हैं वो तो सेम वो के वही हैं। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी ए कोमा बी कोमा सी, यानी कि ये वापस आ जाएगा ई। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड लॉ हम देखते हैं आइडेंटिटी लॉज फॉर एनी सेट कैपिटल ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, और सेकंड है ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए। अब इसको आप समझो, अगर हम ए की वैल्यू लें ए कोमा बी कोमा सी, तो यहाँ पर ए यूनियन फाई जब अपन फाइंड आउट करेंगे, फाई का मतलब है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों के एलिमेंट्स को हम एक साथ यदि लिखें तो यह आ जाएगा ए कोमा बी कोमा सी, यानी कि वापस ए आएगा। और इसी टाइप से ए इंटरसेक्शन यू ये बनेगा ए कोमा बी कोमा सी और इंटरसेक्शन यू। अब हम जानते हैं कि यू ए से बड़ा है, यानी कि अगर हम ए के एलिमेंट मान लें ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, तो यहाँ पर इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वो तो ए के एलिमेंट होंगे, तो ये वापस से आ जाएगा ए कोमा बी कोमा सी, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी ए। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी। यहाँ पे फर्स्ट है ए यूनियन बी इक्वल टू होगा बी यूनियन ए के, और इसी टाइप से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। नंबर थर्ड है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू होगा बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, और इसी टाइप से ए माइनस बी ये इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, और इसी टाइप से ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए के। ओके, अब इनको आप इस तरीके से प्रूव करके देख सकते हो। अगर हम ए और बी की कोई वैल्यू यहाँ पे एज्यूम करें, तो हमने माना ए की वैल्यू है ए कोमा बी कोमा सी, और बी की जो वैल्यू है इसको
अपन ने मान लिया C, D, E। तो यहाँ अगर हम A यूनियन B की वैल्यू निकालें तो A, B, C यूनियन C, D, E और इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आएगा A, B, C, D, E। और इसी टाइप से जब हम B यूनियन A को लिखेंगे तो इसमें B वाले को पहले लिख देना है, यानी कि पहले सेट आ जाएगा C, D, E और यूनियन आ जाएगा A, B, C। तो ये वापस से हम इसको कह सकते हैं A, B, C, D, E। यानी कि अपने को मालूम है कि अगर किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम क्रम बदल के लिखें तो वहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ A यूनियन B की वैल्यू इक्वल होगी B यूनियन A के। ठीक है, और इसी तरह हम इंटरसेक्शन वाले को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सिमेट्रिक डिफरेंस वाले को भी प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ अगर माइनस वाले को देखें तो A माइनस B की वैल्यू आएगी, यहाँ पे इस एग्जांपल में बनेगा A, B, C माइनस B की वैल्यू C, D, E और ये बन जाएगा, इसमें दोनों में C कॉमन है तो ये हट जाएगा, ये आएगा A, B के। और इसी टाइप से जब B माइनस A की वैल्यू आप लिखोगे तो ये आएगा C, D, E और माइनस का आएगा A, B, C। इन दोनों में C कॉमन है तो ये हट जाएगा और इसमें जो वैल्यू बचेगी वो है C, D के। अब आप देख सकते हो कि A माइनस B और B माइनस A ये दोनों नॉट इक्वल हैं, यानी कि दोनों असमान हैं। ठीक है, और इसके बाद में नंबर 5। तो नंबर 5 में आप इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हो। पहले A क्रॉस B को लिखो तो A क्रॉस B का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो A की वैल्यू है A, B, C क्रॉस और B की वैल्यू है C, D, E। और जब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो यह आ जाएगा A, C, इसका ऑर्डर्ड पेयर होगा और एक आएगा A, D का, एक आएगा A, E का, एक आएगा B, C, फिर आएगा B, D, फिर आएगा B, E और फिर आएगा C, C, बाद में C, D, बाद में C, E। ठीक है, और इसी टाइप से जब हम B क्रॉस A लिखेंगे तो उसके एलिमेंट अलग टाइप के आएंगे, यानी कि वो आएंगे C, A, C, B, C, C, यानी कि उनमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो अलग टाइप के होंगे और इसको आप लिख के देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों नॉट इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज के लिए 3 अपने को सेट लेने होते हैं। तो यहाँ पर 3 सेट हैं A, B एंड C। ठीक है, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव में अपने को केवल 2 सेट की ही ज़रूरत होती है। तो एसोसिएटिव में 3 को काम में लेंगे। तो एसोसिएटिव के लिए फर्स्ट लॉ है A यूनियन B
और यूनियन सी, इसकी वैल्यू इक्वल होगी ए यूनियन बी यूनियन सी के, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू इक्वल होगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए। और उसके बाद में सिमेट्रिक डिफरेंस में भी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और सिमेट्रिक डिफरेंस सी इक्वल होगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी के। और उसके बाद ए माइनस बी माइनस सी ये नॉट इक्वल होगा ए माइनस बी माइनस सी के। और उसके बाद ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये नॉट इक्वल होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। ठीक है, तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉज में जो माइनस है और क्रॉस है, इन दोनों में एसोसिएटिव लॉ ये अप्लाई नहीं होगा। और इनके अलावा जो यूनियन है, इंटरसेक्शन है और सिमेट्रिक डिफरेंस है, इन तीनों में ये अप्लाई होगा। यहाँ पर आप इसको 3 सेट मान के प्रूव कर सकते हो। जैसे मैंने कोई सेट ले लिया, ए की वैल्यू है 1, 2, 3, उसके बाद में मैंने कोई दूसरा सेट बी मान लिया, बी की वैल्यू है 3, 4, 5 और एक सी सेट ले लिया, इसकी वैल्यू है 5, 6, 7। और अब यहाँ पर पहले ए यूनियन बी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में सी के साथ इनका यूनियन करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब है यदि आप ए बी सी की तीनों की वैल्यू यहाँ पे अज्यूम करके इसको प्रूव करोगे तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर इन पांचों के लिए इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एसोसिएटिव लॉ में जब आप 3 सेट लेके इसको प्रूव करोगे तो ये जो तीनों में एक समान होंगे, LHS और RHS, और इसके अलावा बाकी 2 माइनस और क्रॉस में ये दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं, और नेक्स्ट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम देखेंगे कि यहाँ पर ये यूनियन के लिए भी अप्लाई होता है, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे जो यूनियन वाला साइन है ये यहाँ ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। तो पहले तो आएगा ए यूनियन बी, बाद में इंटरसेक्शन और आएगा ए यूनियन सी। और इसी टाइप से इंटरसेक्शन के लिए जब इंटरसेक्शन बाहर है यूनियन अंदर है तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और अगर क्रॉस बाहर लिखा हुआ है अंदर इंटरसेक्शन है तो आप इसको लिख सकते हो ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और क्रॉस बाहर लिखा हुआ है अंदर यूनियन है तो आप इसको लिख सकते हो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ओके, और इसी टाइप से ए क्रॉस बी माइनस सी को लिख सकते हो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। और इसको सिंपली आप कोई 3 सेट लेके प्रूव कर सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन ने अपने जो रूल दिए थे उनमें हम देखें तो ए बी सी कोई 3 सेट है तो उनके लिए पहला रूल है ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है डैश है वो इक्वल होगा ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश के। यूनियन चेंज होगा इंटरसेक्शन में और डैश अंदर चला जाएगा। और इसी टाइप से सेकंड है ए
इंटरसेक्शन बी का डैश और इक्वल होगा ए डैश यूनियन बी डैश के। और तीसरा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल होगा ए माइनस बी और यूनियन ए माइनस सी के। यानी कि यहाँ पर जब आप ए को अंदर ले जाके लिखोगे तो ये इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में। और इसी टाइप से ए माइनस बी यूनियन सी ये इक्वल होगा ए माइनस बी और यूनियन चेंज होगा इंटरसेक्शन में, तो ये बन जाएगा इंटरसेक्शन ए माइनस सी के। तो ये डी मॉर्गन के नियम हैं, तो इनको आप इस तरीके से भी देख सकते हो। अगर ये कोई यूनिवर्सल सेट U है और इसके अंदर ये कोई दो सेट हैं, एक सेट A है दूसरा B है, तो इसमें देखिए A यूनियन B का मतलब है A और B के अंदर जितना भी रीजन आएगा वो इसको शो करेगा। और दूसरा A डैश और इंटरसेक्शन B डैश को भी शो करते हैं। तो ये पहला वाला सेट हो गया कैपिटल A, ये दूसरा सेट कैपिटल B हो गया। अब A डैश का मतलब कि A को छोड़कर U में पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाएगा, तो A को छोड़कर मैंने पूरा का पूरा क्षेत्र ये लिख दिया। ये लाइनिंग से इसको शो किया। और दूसरा बी डैश का मतलब B को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा क्षेत्र ये आ जाएगा, और इसको ये टेढ़ी लाइन से मैंने लिख दिया, तो ये बी डैश की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब आप इसमें देखिए दोनों लाइनें एक दूसरे को, यानी कि अपने को बताना है कि ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो दोनों लाइनें एक दूसरे को जहां क्रॉस करेंगी वो इनका डैश होगा। पहले वाले रीजन में देखिए कि ए यूनियन बी का डैश, यानी कि ए और बी के अलावा बाकी का, तो बाकी का इनके बाहर का जितना भी क्षेत्र है ये पूरा आएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो ये इनके बाहर का पूरा क्षेत्र आ गया। तो ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और इसको आप ए और बी दो सेट लेकर भी प्रूव कर सकते हो। और इसी टाइप से बाकी जो इसके रिजल्ट्स हैं उनको भी प्रूव किया जा सकता है। यहाँ पर 3 वाले में एक C और लेना होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है अगर अपने पास कोई दो सेट दे रखे हैं तो आप उनसे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट यूँ लिख सकते हो A क्रॉस B इक्वल टू, जैसे यहाँ पर जो सेट हैं A, B, C और क्रॉस B की जगह आएगा P, Q। और जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे तो A क्रॉस B इक्वल टू आएगा A, P का ऑर्डर्ड पेयर और A, Q का ऑर्डर्ड पेयर और B, P का ऑर्डर्ड पेयर और B, Q का ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद आएगा C, P, उसके बाद आएगा C, Q। और इन ऑर्डर्ड पेयर्स का ये सेट बन जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो टोटल एलिमेंट कितने हुए, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट काउंट करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके A क्रॉस B में जो एलिमेंट होंगे, यानी कि यहाँ पर n A क्रॉस B की जो वैल्यू है, इसका जो कार्डिनल नंबर है वो है 6। और इसी टाइप से एन ए इंटू एन बी की जो वैल्यू है, यानी कि ए का कार्डिनल नंबर 3 है और बी का 2 है, तो ये आएगा 6।
ठीक है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि अगर अपने पास ए में एलिमेंट हैं और बी में एलिमेंट हैं, दोनों का प्रोडक्ट निकालो और उतने एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी में। और इसके अलावा हम एक बात ये भी देखें कि ए क्रॉस बी को जब आप लिखते हो तो जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो ए कोमा बी के फॉर्मेट में आएगा, और यहाँ पे जो ए है ये बिलोंग करता है पहले वाले सेट को ए को, बी बिलोंग करता है दूसरे वाले सेट को बी को। और यदि ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 5 यानी कि ए और बी में कोई एलिमेंट ही ना हो तो वहाँ पर ए क्रॉस बी में ये भी 5 ही होगा, यानी कि इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों आज हमने सेट से संबंधित कुछ लॉज पढ़े हैं, कुछ नियम पढ़े हैं, और अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक में वापस मिलेंगे। ओके।